मेरा टाइटल था कि RFID इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RFID टेक्नोलॉजी इन सेलेक्ट कॉलेज लाइब्रेरीज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ए स्टडी। ये अभी हम केवल इसे हम प्रोजेक्ट प्रपोजल भी कह देते हैं या सिनॉप्सिस कह देते हैं। प्रोजेक्ट प्रपोजल अगर कोई बोले तो इसका मतलब यही है कि आप सिनॉप्सिस की बात कर रहे हो। ठीक है, तो सिनॉप्सिस में मैंने सबसे पहले क्या करा, मेरे को टाइटल मुझे पसंद था, ऑलरेडी मैंने RFID पे काम करा हुआ है और मैंने टाइटल वही चूज़ करा जो कि मेरे को पहले से पता है कि RFID, मेरे को अच्छे से जानकारी है उसके बारे में, तो मैं उसके बारे में अच्छे से सर्च कर पाऊँगा। आप टाइटल वही चूज़ करो जिसके ऊपर आपको लगता हो कि आपको ये टाइटल ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से मिल सकते हैं। मैं केवल अभी एक फॉर्मेट दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपनी सिनॉप्सिस सबमिट करी थी एक टाइटल को चूज़ करके। ठीक है, एक टाइटल मैंने चूज़ कर लिया कि मुझे RFID टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ एक रिपोर्ट बनानी है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो RFID टेक्नोलॉजी, इसको मैंने एक टाइटल दे दिया कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RFID टेक्नोलॉजी इन सेलेक्ट कॉलेज लाइब्रेरीज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सिंपल सा मीनिंग है कि जिन कॉलेज लाइब्रेरी में RFID इम्प्लीमेंट करी गई है तो उनसे क्या बेनिफिट्स उन लोगों को हुआ है, उसकी एक स्टडी या एनालिसिस या केस स्टडी बोल लो। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ए स्टडी, या इसको ए केस स्टडी भी लिख सकते हैं। जनरल मीनिंग ये है। ठीक है, मैंने सबसे पहले टाइटल लिखा। टाइटल लिखने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल या स्नॉप्सिस। आप दोनों में से कोई चीज़ लिख सकते हो, लेकिन बेस्ट ये रहता है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखो, क्योंकि आप पहले प्रपोजल भेज रहे हो। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, आपका डिपार्टमेंट की डिटेल ये फॉर्मेटिंग तो आपको ऑलरेडी मिलेगी। ठीक है, वो ऑलरेडी देंगे कि हाँ ये वाला फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। ठीक है, फॉर्मेट फॉलो करने के बाद में आपको सुपरवाइज़र की डिटेल डाली जाती है। सुपरवाइज़र कौन कौन है, जब भी आपको सुपरवाइज़र अलॉट हो जाएगा तो उनका नाम आपको सुपरवाइज़र के अंडर लिखना है। ठीक है, अब होता क्या है कि हमें सिनॉप्सिस में पता नहीं होता कि हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ठीक है, सिनॉप्सिस का फॉर्मेट सिंपल सा एक होता है जो कि फॉलो अप करा जाता है। रैद सभी कॉलेजेस में जितने भी आपके एमलिस के स्टूडेंट हैं या बीलिस के स्टूडेंट भी कुछ सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट का काम करते हैं। तो सिनॉप्सिस का फॉर्मेट सिंपल सा ये होता है कि आप राइट ए इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दैट टाइटल। यानी कि अगर मैंने आर एफ आई डी मैंने चूज़ करा था। ठीक है, RFID मेरा एक टाइटल था तो मैंने उसको चूज़ करा। देन मैंने उसको इंट्रो लिखा कि RFID क्या होता है। RFID स्टैंड फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इस तरीके से मैंने उसको इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया। अब इंट्रोडक्शन पार्ट हम बहुत बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन सिनॉप्सिस में आप केवल टाइटल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हो कि RFID है क्या। ठीक है, RFID मैंने थोड़ी डिटेलिंग कर दी, प्लस इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा लेंदी इस तरीके से होना चाहिए ताकि किसी बंदे को एक ही प्रोफाइलिंग में समझ में आ जाए कि वो आपका टाइटल है क्या। ठीक है, RFID के बारे में मैंने थोड़ी इंट्रो दे दिया। इंट्रो देने के बाद में इस हेडिंग के अंदर ही मैंने एक सब हेडिंग दे दी, RFID में क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं। ठीक है, RFID में तीन तीन कंपोनेंट आपके मोस्टली यूज होते हैं। पहला होता है RFID टैग, उसके बाद है RFI रीडर, और उसके बाद में होता है एंटीना। ठीक है, तो मैंने ये एक सब टाइटल दे दिया, यानी सब टाइटल इन द सेंस मेन हेडिंग ये हो गई। मेन हेडिंग के अंदर आप कितनी भी हेडिंग्स ले सकते हो, लेकिन आप थोड़ा बहुत ही लिखोगे, ज़्यादा नहीं लिखोगे। RFID के कंपोनेंट के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग दी है कि RFID टैग होती क्या है। ठीक है, उसके बाद में RFID रीडर क्या होता है, और तीसरा इसका कंपोनेंट होता है एंटीना, उसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग दे दी। अगर आपके पास पिक्चर्स अवेलेबल हैं अपने टाइटल के लिए तो आप उसको फ़ोटो या इमेज जो भी है आपके पास, डायग्राम है, वो ज़रूर डालें, क्योंकि डायग्राम ही एक चीज़ होती है जो आपके सिनॉप्सिस या फिर किसी प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से सिंपल वे में जो उसकी मतलब मेजर फाइंडिंग्स या कोई भी चीज़ होती है वो डायग्राम से काफ़ी अच्छा समझ में आती है। ठीक है, तो पहला जो मैंने आपको बताया है कि इंट्रोडक्शन लिखो उसके बारे में, जो आपका टाइटल है उसके बारे में इंट्रोडक्शन उसका लिखो कि वो एक्चुअल में होता है क्या। मैंने RFID का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में मेरा सेकंड स्टेप होता है कि मैं उसके बारे में लिटरेचर रिव्यू लिखूँ। अब लिटरेचर रिव्यू बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। लिटरेचर का मतलब होता है कोई भी फालतू की चीज़ें, जैसे हम सिंपल लैंग्वेज कहते हैं अरे भाई लिटरेचर मत झाड़। लिटरेचर मत झाड़ का मतलब होता है कि ऑलरेडी चीज़ें पहले से लिखी जा चुकी हैं, उसी को हमें रिव्यू करना है। ठीक है, जैसे RFID के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही लिखी जा चुकी होंगी, केवल मुझे रिव्यू करना है कि क्या वो उन रिसर्च आर्टिकल में उन्होंने क्या क्या लिखा होगा, तो मैं उनको पढूँ। अब ये मेजर चीज़ ये होती है कि इसको क्यों हम करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते क्यों हैं। लिटरेचर रिव्यू करने का केवल सिंपल सा मीनिंग ये होता है, प्रीवियस में जितनी स्टडी हो चुकी हैं,
ठीक है, आपने उसमें से क्या कमी ढूँढी जिस पे आप काम करना चाहते हो। जैसे कि मैंने केवल ये फाइंडिंग करी कि किसी ने ऑलरेडी पहले कुछ कॉलेजेस में ये डिटेलिंग नहीं दी थी कि मान लो मैंने जो करी है 2 कॉलेजेस की स्टडी करी थी। एक आपका था शहीद राजगुरु, सेकंड आपका था वीसीएल विवेकानंद कॉलेज लाइब्रेरी। इनके ऊपर ऑलरेडी किसी ने लिटरेचर पेपर नहीं लिखा था कि आरएफआईडी इम्प्लीमेंट होने के बाद में यूज़र्स को कितना बेनिफिट हुआ है, स्टाफ को कितना बेनिफिट हुआ है। तो इसीलिए इस तरीके से लिटरेचर रिव्यू करने से मुझे बेनिफिट ये मिला कि मेरे को पता चल गया कि मेरे को क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू का मैं पार्ट दिखा रहा हूँ कि जो स्नॉप्सिस में मैंने लिखा है। ठीक है, स्नॉप्सिस। ठीक है, 1.2 आपका जो सेकंड होता स्टेप होता है वो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसमें मैंने एक पेपर पढ़ा था 2017 का, जिसे लिखा था शालिनी गोपीनाथ ने। ठीक है, तो अब मैंने ये लिख लिया, इसके बाद में मैंने ये बता दिया कि अकॉर्डिंग टू शालिनी गोपीनाथ उसके पेपर में मुझे क्या चीज़ पता लगी। ये उस मुझे इससे पता लगी कि न्यू टेक्नोलॉजी कुछ फाइंड आउट हुई हैं जो कि लाइब्रेरियंस के लिए इंटरेस्टफुल है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपने वहाँ से पढ़ी होंगी, थोड़ा बहुत आप यहाँ लिखोगे कि आपने क्या फाइंड आउट करा कि वो पेपर क्या कहना चाहता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सेकंड एक और लिटरेचर रिव्यू करा मैंने, दूसरा आर्टिकल पढ़ा। दूसरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद में क्या हुआ, मैंने ये मेजर फाइंडिंग्स उसकी सर्च आउट करी कि ये मेजर फाइंडिंग उसकी है। फिर मैंने तीसरा पेपर पढ़ा। तीसरा पेपर करने के बाद में उसके पेपर में उसने डिस्कस करा हुआ था कि आरएफआईडी ने कैसे, मतलब आरएफआईडी को किस बारकोड से कैसे रिप्लेस करा गया है और किस तरीके से बेटर एक्सेस उसने प्रोवाइड करा है। तो ये सब चीज़ें मैंने ये तीसरे वाले पेपर को पढ़ के ये चीज़ निकाली कि उसने उसके पेपर का मीनिंग ये था। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ, ऐसे करके आप कम से कम 10 लिटरेचर रिव्यू करोगे आर्टिकल्स के। ठीक है, कम से कम 10, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो लिटरेचर रिव्यू में। तो जिसमें से कि फॉर्मेट में आपका सेकंड जो स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो गया, इसको क्लियर कर दिया मैंने। फिर थर्ड स्टेप आता है कि आपने लिटरेचर रिव्यू करने के बाद में क्या फाइंड आउट करा कि उनके पेपर में नहीं था, और ये भी फाइंड आउट करा कि अभी तक जितने लेटेस्ट पेपर हमने देखे हैं उसमें कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो वो आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में लिखोगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ अपने टाइटल का। ये था मेरा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि मैंने क्या प्रॉब्लम फाइंड आउट करी प्रीवियस में और जो चीज़ें स्टडी हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो भी प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे उसको यहाँ लिखोगे। तो मैंने जो टाइटल लिखा है उसमें ये लिखा है कि थोड़ा बहुत कि दो कोई मेजर स्टडी नहीं करी गई है आरएफआईडी सिस्टम के ऊपर जो कि आपके इन 2 कॉलेजेस में सिलेक्टेड कॉलेज में नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी पेपर नहीं लिखा गया है आपके 2 कॉलेजेस जो मैंने सेलेक्ट करे हैं। तो आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में ये लिखोगे। आपका जो भी टाइटल होगा, आपको पढ़ने के बाद में जो भी आपको लगता है कि उन लोगों ने ये चीज़ नहीं फाइंड आउट कर पाई है, तो आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में वो चीज़ बताओगे कि उन्होंने ये काम नहीं करा था। ठीक है, फिर आपका सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है आपका स्टेप 4 आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली कि उन्होंने आरएफआईडी के ऊपर कोई पेपर नहीं लिखा था, तो आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे। ऑब्जेक्टिव में ये लिखते हो कि आपका पेपर लिखने का मीन क्या है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका ये रिसर्च आर्टिकल लिखने का ज़रूरत क्यों पड़ी आपको। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी में लिखोगे। इसमें कुछ की पॉइंट्स लिखने होते हैं केवल। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने पहला की पॉइंट डाला कि मैं आरएफआईडी टेक्नोलॉजी के ऊपर जितने भी पर्सपेक्टिव हैं उनकी डिटेलिंग आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आरएफआईडी टेक्नोलॉजी में जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं या उनका ऑपरेशंस है, सर्कुलेशंस है, वो किस तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सेकंड मेरा ये हो गया। थर्ड ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आरएफआईडी टेक्नोलॉजी का सर्कुलेशन ट्रांजिशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है और प्लस लाइब्रेरी के यूजेस में कितना डिफरेंस आया है, तो उसको मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी में लिखा, तीसरा पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मैंने ये लिखा कि मेरा ऑब्जेक्टिव फोर्थ ये रहेगा कि मैं बजट एलोकेशन देखूंगा, क्योंकि हर एक लाइब्रेरी इतनी एफिशिएंट नहीं होती है कि वो आरएफआईडी को अनेबल कर पाए, क्योंकि ये महंगी टेक्नोलॉजी होती है। तो मैंने ये बजट एलोकेशन का क्यों सर्च करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे इससे ये भी पता लगे कि उन 2 कॉलेज में कितना बजट एलोकेशन करा गया था और प्लस बजट एलोकेशन में कितने खर्च किए गए और कितने उनका कंपैरिजन करूँगा। ठीक है, डिफरेंट लेवल लाइब्रेरीज यानी कि 2 कॉलेजेस की लाइब्रेरी में। फाइंड द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग आरएफआईडी। अब मैं ये भी चीज़ फाइंड आउट करूँगा कि बेनिफिट्स और क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस करा आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग आरएफआईडी उनके अपने लाइब्रेरी में। ठीक है, तो आपका ये फोर्थ स्टेप आपके स्नैपसिस का कंप्लीट हो गया कि आपने ऑब्जेक्टिव लिख दिया कि मैं ये काम करूँगा।
ठीक है, मैंने ये जो 6 पॉइंट लिखे हैं वो मैंने सारा काम करूँगा, ये आपको बताना है अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी में। ठीक है, स्टेप 4 आपका कंप्लीट। उसके बाद में आपका आता है स्टेप 5 रिसर्च मैथडोलॉजी, और इसे हम अदर लैंग्वेज में या कभी कभार बोल देते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी। अब रिसर्च मैथडोलॉजी और मैथडोलॉजी क्या चीज़ है? सिंपल सी चीज़ है। मान लो, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपको मान लो कोई एक मतलब कुछ खाना बनाना है, राइट? आपने कोई डिश देखी, डिश देखने के टाइम पे आपको ये पता लगा कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? पहले, सबसे पहले मुझे वो कंपोनेंट्स लेके आने पड़ेंगे जिनसे मुझे खाना बनाना है। फॉर एग्जांपल के लिए गैस होनी चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए, पैन होना चाहिए, स्पून्स होनी चाहिए, अलग अलग चीज़ें। आप ये चीज़ें लिखोगे किसमें? कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में, कि मुझे ये चीज़ बनानी है, इसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा, बाज़ार से मुझे सब्जियाँ खरीदनी पड़ेंगी, घर आके उसे सही से अच्छे से उसे तैयार करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, धुलना पड़ेगा। उसके बाद में मैं इस तरीके से, मतलब आप प्रोसीजर बताते हो कि मैं किस तरीके से उस काम को कंडक्ट करूँगा फाइनल प्रोडक्ट निकालने के लिए। ठीक है? और जैसे कि एग्जांपल एक मैंने पिज़्ज़ा का दिया था। पिज़्ज़ा में क्या होता है, पिज़्ज़ा आपको बनाना है, आपने पहले उसके इंग्रेडिएंट्स लिखते हो कि क्या क्या उसकी रेसिपी में चाहिए। फिर उसके बाद में उसको मार्केट जाते हो, मार्केट से लेके आते हो, मार्केट से लेके आने के बाद में उसे बनाने के प्रोसीजर में डालते हो। तो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में यही चीज़ लिखते हो कि जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं उसको मैं कंडक्ट कैसे करूँगा, वो चीज़ आप मेथोडोलॉजी और रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखते हैं। ये आपका स्टेप 5 हो गया। मैंने जैसे कि अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या लिखा था कि जो मैं स्टडी करूँगा वो एक कंप्लीट स्टडी होगी आरएफआईडी सिस्टम की, जो कि इंटीग्रेटेड होगी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के। ठीक है? जो कि मैं केवल कंडक्ट करूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के कुछ कॉलेजेस में। ठीक है? की पॉइंट्स क्या रहेंगे मेरे, कि डाटा मैं कलेक्ट करूँगा लाइब्रेरियन से, प्लस डेजिग्नेटेड पोस्ट अगर किसी के यहाँ, जैसे डेप्यूटी लाइब्रेरियन होते हैं, अलग अलग पोस्टें होती हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में होती हैं। ठीक है? डाटा मैं कलेक्ट करूँगा किन से? लाइब्रेरियन से, प्लस उनसे डेजिग्नेटेड पोस्ट अगर होंगी तो उनसे भी कलेक्ट करूँगा, प्लस लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के और डिफरेंट कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी और क्वेश्चनरी में बनाऊँगा उसके अकॉर्डिंगली, अगर मेरे को नीड पड़ी तो। ठीक है? वरना मैं इंटरव्यू से ही कंडक्ट कर लूँगा। तो मैंने ये बता दिया कि मैं इस तरीके से अपनी स्टडी को कंडक्ट करूँगा कि मैं डाटा कलेक्ट करूँगा। डाटा किससे कलेक्ट करूँगा? लाइब्रेरियन से। अगर कोई और अदर पोस्ट होगी तो उससे कलेक्ट करूँगा। किसमें? जिसमें आरएफआईडी एनेबल्ड है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज लाइब्रेरी में। ठीक है? उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चनरी बनाऊँगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है? उसके बाद में डाटा कलेक्शन मेथड में यूज़ करूँगा कौन सा? क्वेश्चनरी मेथड। क्वेश्चनरी मेथड वही मतलब होता है आईएमसीक्यू सीरीज़ में। ठीक है? उसके बाद में फॉर्मेट भी मैं उसका इंक्लूड करूँगा, प्लस मैं डाटा कलेक्शन करूँगा। डाटा कलेक्शन के लिए जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूँगा। मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको सिंपल सी चीज़ लिखनी है कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं लाइब्रेरी से डाटा कलेक्ट करूँगा। लाइब्रेरी से डाटा कलेक्ट करने के लिए मैं किस तरीके से उनसे डाटा कलेक्शन कर सकता हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा होगा डाटा कलेक्शन के अलग अलग मेथड होते हैं। एक होता है आपका इंटरव्यू मेथड होता है, क्वेश्चनरी मेथड होता है। क्वेश्चनरी मेथड में दो टाइप होते हैं, क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड। अलग अलग टाइप होते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ही कर लोगे, आप गूगल फॉर्म बेस के उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हो। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप वही चीज़ लिखोगे जो कि मैं आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ। ठीक है? तो आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट। ठीक है? ये वाला स्टेप कंप्लीट। अब आपका स्कोप क्या रहेगा? स्कोप का मतलब होता है कि मैं ऐसी चीज़ों से, मतलब स्कोप इन द सेंस एक दायरा या एरिया डिसाइड कर लेना जिसके अंदर ही मैं काम करूँगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर मैंने वही बताया पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा में अलग अलग वैरायटी होती हैं। ठीक है? लेकिन आपको पिज़्ज़ा कौन सा खाना है वो उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप इंग्रेडिएंट्स लेके आओगे। तो वही होता है कि आप पिज़्ज़ा डिसाइड कर रहे हो एक टाइप का अपनी स्टडी के लिए, कि मैं कौन सा पिज़्ज़ा खाऊंगा, तो उसके लिए कौन से मैं चीज़ें लेके आऊँ जिससे वो पिज़्ज़ा बनाया जा सकता है। ठीक है? तो मैंने इसमें स्कोप ऑफ द स्टडी में जो लिखा था वही लिखा था कि दिस स्टडी हैज़ इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरएफआईडी टेक्नोलॉजी, जो कि सिलेक्ट कॉलेज लाइब्रेरीज होंगी कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, जो कि गिवन है। पहला मैं डाटा कलेक्ट करूँगा विवेकानंद कॉलेज से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है, जिसका एड्रेस ये है। ठीक है? सेकंड मैंने कॉलेज चूज़ करा था शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन। एड्रेस एड्रेस आपका ये था। ठीक है? तो मैंने ये बता दिया, ये मैंने स्कोप डिसाइड कर दिया कि केवल मैं इन दो कॉलेज से डाटा लूँगा, इसके अलावा मैं किसी और से नहीं लूँगा। ठीक है? उसके बाद में डाटा किन किन से मैं कलेक्ट करूँगा और किस मेथड से करूँगा। तो मैंने बताया कि डाटा मैं कलेक्ट करूँगा गूगल फॉर्म के थ्रू, जो कि क्वेश्चनरी मेथड में होगा, प्लस
ठीक है। उसके बाद में मैं किस किस से करूँ ये भी डिपेंडेंट है कि मैं स्टूडेंट से करूँगा, एक तो लाइब्रेरियन से ज़रूर करूँगा, एक वेंडर। वेंडर इन द सेंस जो RFID प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं उन्हें वेंडर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप आता है स्कोप ऑफ द स्टडी कंप्लीट। देन आपका आता है रेफरेंसेस। ठीक है। अब रेफरेंसेस हम कवर करेंगे। रेफरेंसेस क्या होता है? आपने एक वर्ड नॉर्मल तरीके से सुना है कि रेफरेंसेस जो होता है एनी कॉन्टैक्ट, है ना, एनी कॉन्टैक्ट दैट मीन सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, रेफरेंस आप किसी का देते हो कि मैं इस पर्सन के थ्रू वहाँ जाऊँगा और मुझे जॉब मिल जाएगी, राइट। इसी को तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में रेफरेंस कहते हैं। लेकिन आपने जो चीज़ें लिटरेचर पढ़े थे, आपने कैसे स्टडी करी, उनको रेफरेंस भी तो दोगे। इनका मतलब कि जिनके हमने रिसर्च पेपर पढ़े थे, उनको पढ़ के हमें ये पता लगा कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी और जिसके ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, तो आप उनका रेफरेंसेस दोगे। रेफरेंसेस क्या होता है बता दिया। और मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। रेफरेंसेस जैसे कि मैंने एक पेपर पढ़ा, सॉरी साइट से मैंने पढ़ा। उस साइट का जो टाइटल था वो ये नाम था, ठीक है। और रिट्रीव इन डेट, ये इस टाइप का एक रेफरेंस हो गया। सेकंड मैंने जो लिया है एक बुक चैप्टर लिया था, ठीक है, उस बुक चैप्टर को पढ़ा। उसके बाद में, ठीक है, इस तरीके से मैं जितने अपने रिसर्च आर्टिकल्स या पेपर्स या बुक्स, जर्नल्स कुछ भी पढ़ूंगा, तब मैं उन सबको यहाँ साइट करूँगा, उनको लिखूँगा। इनको लिखने का फॉर्मेट होता है वो मैं बताऊँगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप उस फॉर्मेट को ईज़िली लिख सकते हो। तो अभी मेरा जो काम था वो आपके सिनॉप्सिस के फॉर्मेट को समझाना था। तो सिनॉप्सिस का जो मेन पार्ट था वो मैंने आपका कवर कर दिया। अब आता है अटैच क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी भी आपको सिनॉप्सिस के साथ अटैच करनी होती है ताकि आपको ये बता सको कि आप उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे। तो मैंने अपने जो स्टडी थी, जो सिनॉप्सिस बनाई थी, उसमें मैंने क्वेश्चनरी भी अटैच करी थी। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चनरी बनाई थी लाइब्रेरियन के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, और टाइटल देके जो भी ये फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट आपको तो शेयर मैंने ऑलरेडी ग्रुप में कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चनरी बनाई थी। क्वेश्चनरी यानी कि जो जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ कि आपकी लाइब्रेरी का नाम क्या है, साइज़ आपकी लाइब्रेरी का कलेक्शन क्या है, यानी कितनी सारी बुक्स हैं वहाँ पे, क्या आपकी लाइब्रेरी में RFID स्ट्रैटेजी यूज़ करी गई थी इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, और इस तरीके से का अलग अलग टाइप के, जैसे कि आपने RFID सिस्टम को अनेबल किस तरीके से करा, कोटेशन देके या टेंडर आपने निकाला था। तो इस तरीके से आप जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे वो आप अपनी क्वेश्चनरी में ऐड करके जो स्नॉप्सिस होगी स्नॉप्सिस में ऐड करोगे लास्ट में, और ये जाके वहाँ सबमिट होगी। आपको एक मेल आईडी दी जाएगी, मेल आईडी पे फॉरवर्ड करना होगा, या जो भी प्रोसीजर होगा आपको डिपार्टमेंट बताता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मेट था, ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ है अपने ग्रुप में, तो उसको एक अच्छे से गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो ये मेरा स्नॉप्सिस का फॉर्मेट हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूँ इन सब चीज़ों को, टाइटल को समझने के लिए। ठीक है, मान लो मैंने एक टाइटल चूज़ करा, वो है डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर मेरे को एक पेपर बनाना है। ठीक है, मैं पहले वही स्टेप 1 इंट्रोडक्शन लिखूँगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखूँगा, डेफिनेशन बताऊँगा डिजिटल लाइब्रेरी की और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप सभी को पता है कि डिजिटल लाइब्रेरी की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप कहीं भी बैठे कोई भी चीज़ ईजिली एक्सेस करके पढ़ सकते हो, आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन में बताओगे प्लस इंपॉर्टेंस बताओगे इसकी। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले डिजिटल लाइब्रेरी कैसी थी, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट होता गया, प्लस उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है एजुकेशन रिसर्च में। तो आप ये सारी चीज़ें कहाँ लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन के अंडर लिखोगे। रोल क्या है आपके डिजिटल लाइब्रेरी का इस इंटरनेट के और डिजिटाइजेशन के एरा में। ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी कब स्टार्ट हुई और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये सब चीज़ें आप लिखोगे इस टाइटल के अंदर, किसके 1.1 या इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, वही मैंने बताया, प्रीवियस के जितने पेपर्स आप पढ़ोगे, ठीक है, रिसर्च डन कर करी जा चुकी हैं डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर, उन सब चीज़ों को पढ़ के आप उसमें मेंशन करोगे। आप क्या मेंशन करोगे, उसकी फाइंडिंग्स, मेथोडोलॉजी क्या यूज़ करी थी उन्होंने, और कंक्लूजन क्या रहा था उन स्टडीज़ का। उन स्टडीज़ को पढ़ने के बाद में जितने भी पेपर्स हैं आप आइडेंटिफाई करोगे क्या गैप्स, यानी कि उन्होंने क्या काम नहीं करा है जो आप काम करने वाले हो। ठीक है, तो ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे गैप्स आफ्टर जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर को पढ़ने के बाद में आपको पता लगा है। ठीक है, आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखोगे 3 पॉइंट, जिसे हम तीसरा हेडिंग कह लो या सब हेडिंग, सॉरी हेडिंग बोलेंगे इसे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में। ठीक है, जो यहाँ आपने आप आइडेंटिफाई करे थे गैप्स, वो आप यहाँ पे बताओगे। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस बाय द डिजिटल लाइब्रेरी। जैसे डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है, मतलब क्या प्रॉब्लम होती है।
मैं एग्जांपल के लिए देखो अपने माइंड से बता रहा हूँ कि आप उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, ठीक है, इंटरनेट हमेशा चाहिए, प्लस क्या चाहिए, आईसीटी की नॉलेज होनी चाहिए, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने देखो अपने आप ही बता दिया, ये क्या इशूज ऑलरेडी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में अपने आप ही डिसाइड करना है इन चीज़ों को पढ़कर जो ऑलरेडी पेपर पब्लिश करे जा चुके हैं, ठीक है। प्लस उसमें आप नीड भी रखोगे कि हाँ मैं किस तरीके से फर्दर रिसर्च करूँगा और स्टडी करूँगा इसमें। ऑब्जेक्टिव लिखोगे आप, ऑब्जेक्टिव मैंने जैसे लिखा था क्लियर ऑब्जेक्टिव लिखे थे, क्लियर ऑब्जेक्टिव मैंने अपने टाइटल में लिखे थे, उस तरीके से ही आपको इसके लिखने होंगे। एक्सप्लेन हाउ योर स्टडी विल कंट्रीब्यूट, वही कि आपने जो ऑब्जेक्टिव लिखे हैं आप उनको क्वांटी मतलब उसको जस्टिफाई कर सको कि जो आप कर रहे हो ऑलरेडी नहीं करा जा चुका है, आप कुछ नया करने वाले हो, तो वह आप ऑब्जेक्टिव में लिखोगे, ठीक है। उस काम को करने के लिए आप क्या क्या प्रोसीजर यूज़ करोगे वो आप स्टेप 5 में लिखोगे मैथडोलॉजी में। डिस्क्राइब द रिसर्च मेथड यू विल यूज़, जैसे कि सर्वे मेथड यूज़ करोगे या इंटरव्यू मेथड यूज़ करोगे कि केस स्टडी करोगे, ठीक है। उसके बाद में ये मेथड्स कैसे सूटेबल हैं आपकी स्टडी के लिए वो भी आप बताओगे। जैसे क्वेश्चनरी मेथड था, क्वेश्चनरी मेथड मैंने बताया कि मैंने क्वेश्चनरी मेथड यूज़ करा, तो मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूँ कि मुझे आरएफआईडी के ऊपर सभी को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, इसीलिए मैंने क्या करा, उन्हें क्वेश्चनरी मेथड प्रोवाइड कर दिया। अगर उनको अच्छे से सभी को नॉलेज होती है आरएफआईडी की प्रॉपर तरीके से, तो मैं इंटरव्यू मेथड यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ जस्टिफाई कर पा रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चनरी मेथड क्यों यूज़ करा अपनी स्टडी के लिए। फिर उसके बाद में आप लिखोगे स्कोप क्या है आपकी स्टडी, मैंने वही बता दिया एरिया। मैंने केवल 2 कॉलेज सेलेक्ट करे थे कि इन केवल 2 कॉलेज में मैं आरएफआईडी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है वो मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा। इसी तरीके से आप ना अपने डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में भी लिखोगे, जो टाइटल मैंने यहाँ बताया कि टाइटल आप डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर मैं सारे स्टेप्स ये सारे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में डिस्कस करो वो लिमिटेशंस क्या हैं। हर एक जाहिर सी बात है हर एक स्टडी के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो आप अपनी स्टडी के लिमिटेशंस यानी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाओगे, तो आपको थोड़ी बहुत बतानी पड़ेंगी कि आपकी लिमिटेशंस क्या है स्टडी की। फिर 7 है आपका रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मैंने बता दिया, साइट जितने भी आपने रिसर्च आर्टिकल पढ़े हुए हैं उन सबको आपको साइट करना, और एक साइटेशन स्टाइल होती है हर एक टाइप की। जैसे एक एग्जांपल के लिए आपने एपीए सुना होगा, अभी तक एमएलए सुना होगा, ये रेफरेंसिंग के अलग अलग टाइप के साइटेशन स्टाइल होती हैं। उसके बाद में आप क्वेश्चनरी ऐड करोगे, क्वेश्चनरी बनाने का तरीका भी मैं बताऊंगा किस तरीके से करी जाती है। तो मेरा आई थिंक मैंने ये आपको सारा फॉर्मेट बता दिया कि सिनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या रहने वाला है जो आपको सबमिट करनी है। अभी कुछ क्वेरी है तो आप क्वेरी पूछ सकते हो। हाँ जी पूछिए, माइक ऑफ करिए अपना, सॉरी माइक ऑन करिए, आपका माइक ऑफ है। हेलो दीक्षा, तुम्हारा माइक ऑफ है, अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, जी जी। इसमें हमें ये लिखना होगा कि हमें कहाँ प्रॉब्लम आई इसमें, जैसे हाँ, एक दो कॉलेजेस सर्वे करने के बाद। नहीं नहीं, सर्वे नहीं, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद में ऑनलाइन पेपर्स आपने जो हाँ, पढ़ो। लिटरेचर रिव्यू। हाँ, स्टेटमेंट आप हाँ ये हाँ पूछ रहे हो ना, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें ये जो आप पेपर्स पढ़ोगे ना, अब मैं एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं अपने ही एग्जांपल ले लेता हूँ आरएफआईडी का, ठीक है। आरएफआईडी मैंने पढ़ी, ठीक है, आरएफआईडी के मैंने कुछ पेपर्स पढ़े, मुझे केवल 2 कॉलेजेस के ऊपर स्टडी करनी थी, ठीक है। तो मैं अभी दिखा देता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। मैंने ये लिटरेचर रिव्यू कर लिया, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू यानी कि ऑलरेडी मैंने कई सारे लिटरेचर रिव्यू पढ़े। मैंने ढूंढने की कोशिश करी कि जो मैंने कॉलेजेस सिलेक्ट करे हैं जो कौन कौन से, विवेकानंद और शहीद राजगुरु, ठीक है, इनके ऊपर ऑलरेडी कोई केस स्टडी नहीं करी गई थी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ ऑब्जेक्टिव में सॉरी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में लिखा है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं लिखा लेकिन लिखा है यहाँ पे कि मैं जो सिलेक्टेड कॉलेज लाइब्रेरी हैं उनके आरएफआईडी के इम्प्लीमेंटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा था, मैं उनकी स्टडी करूँगा। तो मैंने ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बता दिया, तो यानी कि जाहिर सी बात है आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया
कि मेरे को इस चीज़ पे काम करना है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में आ जाएगा कि मैंने उन कॉलेजेस के ऊपर कोई पेपर आर्टिकल कुछ नहीं लिखा हुआ है, जबकि RFID उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में इनेबल कर दी है। तो मैं वो चीज़ मैंने बता दी कि मेरी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ये रहेगी कि उन 2 कॉलेजेस में मेरे को ये चीज़ नहीं मिली, तो अब मैं उसके ऊपर स्टडी करूँगा। तो ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में आ गई, ठीक है। और कोई क्वेरी? हेलो? अ, ठीक है, अब मैं आगे का चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये मेरा मैंने आई थिंक सभी का क्लियर हो गया है। जितने बच्चे आए हैं वेल एंड गुड, नहीं आए हैं कोई इशू नहीं है, उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, वो अपना देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में मैंने ये एक एग्जांपल दे दिया था, ये डिजिटल लाइब्रेरी मैंने टाइटल लिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद अदर बच्चे मिस करने वाले हैं, ठीक है। कि आप किस तरीके से अपनी जो सिनॉप्सिस है वो कितने ईजिली तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो अभी पहले तो मैं आपको रिसर्च आर्टिकल सर्च करना बताऊंगा, यानी कि रिसर्च आर्टिकल क्यों क्यों मैंने जहाँ बताया था कि लिटरेचर रिव्यू आपको पढ़ना है, तो लिटरेचर रिव्यू पढ़ने के लिए आपको रिसर्च आर्टिकल चाहिए। रिसर्च आर्टिकल आप कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं, गूगल स्कॉलर हो गया, एक साइंस डायरेक्ट हो गया, एक शोध गंगा हो गया, NDLTD, ये 3-4 सोर्सेस डेटाबेसेस हैं जहाँ पे आपको अपने रिलेवेंट आर्टिकल मिल जाएंगे। ज़्यादातर आपको रिसर्च गूगल स्कॉलर में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, अपना सिंपली गूगल स्कॉलर सर्च करना है, ठीक है। गूगल स्कॉलर सर्च करने के बाद में इसको क्लिक करना है और इसकी मेन वेबसाइट पर आ जाना है। ये गूगल स्कॉलर है। ये गूगल स्कॉलर क्या करता है, ये केवल आपको वो चीज़ें सर्च करके देगा, रिसर्च आर्टिकल, बुक्स, ये सब चीज़ें जो कि आपको नॉर्मल गूगल सर्च में नहीं मिलता है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया था, आप लोगों को याद हो कि ऊपर मैंने एग्जांपल लिया था डिजिटल लाइब्रेरी का, ठीक है। मैं एग्जांपल केवल डिजिटल लाइब्रेरी का लेके चल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अब सपोज दैट मैंने टाइटल ये चूज़ करवा लिया अपने जो सुपरवाइज़र है, ठीक है, उनको बोल दिया कि हाँ मेरा ये डिजिटल लाइब्रेरी पे मैं टाइटल पे काम करूँगा। तो मैंने क्या करा, सिंपली यहाँ सर्च करा डिजिटल लाइब्रेरी। अब होता क्या है, लोग बच्चे क्या सोचते हैं कि यार पेपर कोई सा भी डाउनलोड कर लो, नहीं, आपको सेटिंग्स करनी होती है। सेटिंग्स क्या है, आपकी कस्टम रेंज लेके चलो, यानी कि जो लेटेस्ट पेपर होंगे केवल मैं वो पढ़ूंगा। जैसे 2018 से लेके और 2023 तक के जितने पेपर पब्लिश हुए हैं वो उनकी लिस्ट मुझे दिखाओ, ठीक है। यहाँ पे आपके जितने पेपर्स होंगे वो 2018 से लेकर 2023 तक के हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडलिंग डिजिटल लाइब्रेरी सक्सेस यूजिंग डेलोन, ये हमारे रिलेवेंट है नहीं, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा बहुत हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो अब इस तरीके से आप अलग अलग टाइप के डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बता सकते हो। अब जैसे कि मैं इसको और भी तरीके से बता सकता हूँ, जैसे कि इंट्रोडक्शन, जो टाइटल हो सकता है वो इस तरीके से हो सकता है कि इंट्रोडक्शन टू डिजिटल लाइब्रेरी। किसी ने अगर रिसर्च पेपर लिखा हो तो केवल मुझे इंट्रोडक्शन पार्ट उसका बताना है, ठीक है। तो उसके लिए अब जैसे कि आप ये सारे रिसर्च आर्टिकल पढ़ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। इसका वेबसाइट पढ़ोगे, उसके बाद में इंट्रोडक्शन की DL होता क्या है, कि जैसे कि थोड़ा ये पढ़ लिया उसके बाद में पढ़ते रहना है। कुछ सोर्सेस जैसे कि ये फ्री नहीं है। फ्री क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपको जो साइंस डायरेक्ट है वो आपको पेड वर्जन देता है, ठीक है। तो आपके केवल ओपन सोर्सेस वाले ही देखने हैं, ठीक है। तो ओपन सोर्सेस देखने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाँ वो एडवांस सर्च में जाना है, यहाँ एडवांस सर्च आएगा, 3 डॉट पे क्लिक करा, एडवांस सर्च करा। एडवांस सर्च करने के बाद में आपको आई थिंक ये हाँ, एक सेकेंड, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इस टाइप से आप सारे पेपर्स पढ़ना, और उसके बाद में जो फ्री हों, जैसे कि ये पेपर है 2019 का है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। पेपर्स के टाइटल मैच नहीं होंगे, लेकिन बट आप पढ़ के उनसे क्या ऑब्जर्वेशन ले सकते हो वो आप चीज़ अपनी इस चीज़ में बता सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये वाला पेड है, ठीक है, यहाँ गेट एक्सेस लिखा आ रहा है, यानी कि आप इसको नहीं पढ़ सकते, ठीक है। आप जैसे कि कोई ओपन सोर्स होगा तो आपको सर्च करना पड़ेगा, जैसे ये बुक है, ये ऑलरेडी आई थिंक ये अवेलेबल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ओपन सोर्स वाले ही चीज़ें पढ़नी है, जैसे पढ़ के वहाँ से आप क्या चीज़ें ढूंढ सकते हो। जैसे ये रहा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बुक है,
इसके आपको अंदर आपको डिजिटल लाइब्रेरी ढूंढनी है, ठीक है, कि डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर क्या लिखा होगा ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप सर्च करके लिख सकते हो। अब मैं एक और एग्जांपल जैसे कि किसी रिसर्च आर्टिकल का लेता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं बुक का ले रहा हूँ। रिसर्च आर्टिकल आपका जैसे सर्च करने के और भी तरीके हो सकते हैं इसके, केवल अभी मैं डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, केवल इतना लेता हूँ। उसके बाद में आपको जैसे यही पेपर पढ़ना है केवल, ये भी पेड वाला है। अच्छा ओके, तो ओपन एक्सेस के लिए ना एक और है, OJAR, सॉरी DOAR, ठीक है। DOAR क्या है कि ये आपको फ्री में ओपन एक्सेस सारे जितने आर्टिकल्स होंगे वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल एक और बता देता हूँ, बाकी तो मैं और भी तरीके बताऊँगा आप लोगों को। हाँ, ये तो ट्रेंडिंग चल रहा है। हाँ, DOAJ, ठीक है, DOAJ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिसर्च आर्टिकल आप ढूंढ सकते हो। आर्टिकल ढूंढना है मुझे, आर्टिकल किसके ऊपर, डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर। तो डिजिटल लाइब्रेरी, ओके, यहाँ सर्च करा मैंने। यहाँ जितने आर्टिकल मिलेंगे आपको फ्री मिलेंगे, मतलब आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे बिल्डिंग या डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ प्लेटफॉर्म हो गया, आपको केवल क्या लेना है, जो आपकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो 2020, मतलब लेटेस्ट वाली लेनी है केवल। लेटेस्ट यानी 2-3 साल के, ज़्यादा नहीं। जैसे कि एक ये हो गया, मैं लेता हूँ अभी 2022 के केवल, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डिजिटल लाइब्रेरी के जितने भी कंटेंट हो सकते हैं वो डाउनलोड करना। अभी है आपका टाइटल में आना चाहिए, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी टाइटल के अंडर आना चाहिए। और उसके बाद में आप ये सर्च करोगे, इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में आपको मिलते जाएंगे। जैसे कि ये रहा, द एटीट्यूड ऑफ EFL स्टूडेंट टूवर्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको पढ़ भी सकते हो। ये फ्री हैं, एक्सेस हैं, कोई भी चीज़ आपको पे नहीं करनी है। इनको पढ़ के आपने क्या चीज़ें पढ़ी, क्या आपको पता लगा, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये पूरा पेपर आपको मिल जाएगा यहाँ से, डाउनलोड द PDF डॉक्यूमेंट, डाउनलोड कर लो, उसके बाद में उसको पढ़ लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मेंशन करोगे। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें क्या है, आपने जैसे कि मैंने ये सर्चिंग बता दी आपको, DOJ हो गया, और कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि साइंस डायरेक्ट भी है, लेकिन वो साइंस डायरेक्ट में मोस्टली पेड मिलेगा। DOJ में क्या है, आपका फ्री आर्टिकल्स होते हैं सारे, और मिल जाएंगे। एक ना अपना इंडियन की एनडी एक है एनलिस्ट, मे बी आपको एनलिस्ट का एक वो मेल आया है कि नहीं आया है, तो एनलिस्ट का भी आपको मेल आएगा एक, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस सेंटर है अपना इंडिया का, UGC के अंडर आता है। ये क्या करता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हमारे इंडिया के अंदर, हमारे कंट्री के लोगों के द्वारा मोस्टली यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ सर्चिंग का दे रखा है, तो डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर मुझे कुछ आर्टिकल ढूंढने हैं, तो मैंने डिजिटल लाइब्रेरी सर्च करा। इसका आपको लॉगिन पासवर्ड भी मिलेगा वहाँ से, क्योंकि नॉर्मली आपको नहीं मिलता, ठीक है। अभी ये जो सर्च कर रहा है वो बुक्स एंड जर्नल्स में देख रहा है, आपको केवल आर्टिकल चूज़ करना है, ठीक है। आर्टिकल्स चूज़ करा, ये आर्टिकल्स लिखे आ गए, जितने भी डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर ऑलरेडी आर्टिकल लिखे गए हैं, मोस्टली इंडियन और अदर कंट्री से भी, लेकिन ये फ्री मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। गो इन्फ्लुएंस सेंटर क्या करता है, उनको पे कर देता है, उसके बाद में आप इनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और एक्सेस करने के लिए क्या है, आपको जब एनालिस्ट के ID पासवर्ड दे दिया जाएगा तो यहाँ पे फ्री एक्सेस कर पाओगे। अभी शायद मे भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यूज़र लॉगिन ID पासवर्ड चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी डिवाइसर प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप अपने फ्री में आर्टिकल पेड वाले भी एक्सेस करना चाहते हो तो एनालिस्ट के थ्रू कर पाओगे। और एनालिस्ट का ID पासवर्ड के लिए आप अपने फैकल्टी से या फिर आप उनको मेल डालना डिवाइसर वालों को, तो वो आपको ID एंड पासवर्ड जनरेट करके दे देंगे, ठीक है। ये एनालिस्ट हो गया इंडिया का, DOAJ हो गया, जो कि फ्री आर्टिकल्स आपको मिल सकते हैं कई सारे, ठीक है। अब मेरा मेन काम ये था कि आप किस तरीके से AI टूल का यूज़ करके आप किस तरीके से फ्री, मतलब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके आप सीधे कर सकते हो। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैंने,
ठीक है, अब कोई आपने पेपर मैंने डाउनलोड करा था, पेपर था ये आपका एट द एटीट्यूड ऑफ, ठीक है, ये पेपर मैंने डाउनलोड करा था अभी। ठीक है, इसकी मैंने मतलब पूरी पीडीएफ पढ़ने का मुझे टाइम तो है नहीं। ठीक है, कंक्लूजन वगैरह पढ़ूंगा तो ये सब चीज़ें पढ़ने में टाइम लगेगा। मैं आपको एक एआई का टूल बताता हूँ, pdf.ai। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो आप इसको ऑलरेडी मतलब साइन इन करके फ्री में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ पेड वर्जन रहेगा, तो इसको जैसे कि अभी ये अपलोड लिमिट ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, साइन आउट करा इसको मैंने। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए एक आपका आता है अ, कौन सी मेल होती है, जंक मेल। ठीक है, कोई नहीं, मैं अपनी एक आईडी यूज़ कर लेता हूँ गूगल की। ठीक है, pdf.ai यूज़ कर रहा हूँ, इसको साइन इन करूँगा। साइन इन मैं किसी भी मेल आईडी से कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी कर रहा हूँ यूसी नेट, ये 7171। अभी मेरा ये आई थिंक लॉगिन हो चुका है। वन सेवन वन यूज हो चुकी है ऑलरेडी। किसी और मेल आईडी से लॉगिन करूँगा मैं, जैसे कि यूसी नेट। ठीक है, ये मेरी अब लॉगिन आईडी हो गई है। यहाँ पर अपलोड का आ गया है, अपलोड करूँगा। फाइल यहाँ से सिलेक्ट करूँगा मैं, फ्लाइट्स, ये मैंने आपको डाउनलोड करके बताई थी, इसको मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अब मैं बेनिफिट ये बताऊँगा कि आप जितने भी आर्टिकल्स पेपर डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद में आप इतना टाइम तो है नहीं कि आप पढ़ने वाले हो, मुझे भी पता है। लेकिन आजकल कुछ एआई टूल्स आ रहे हैं जो कि आपको ये काम बेनिफिट करके देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अभी सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपका अ, ये मैंने पेपर यहाँ ओपन कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना कंक्लूजन लिखा हुआ है, कंक्लूजन, मतलब इस रिसर्च आर्टिकल एक कंक्लूजन है कि फाइंडिंग्स ये शो कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है रिगार्डेड द डिजिटल लाइब्रेरी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्वायरमेंट इंजॉयबल एनवायरमेंट उन्होंने दिया है। परसिस्टेंट स्टूडेंट्स का मतलब पर्सपेक्टिव जाना है कि डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर क्या है, उनकी इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी क्या है, इंगेजमेंट जानी है, इमोशन जाने हैं, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक मोटिवेशन जानी है। ठीक है, देयर इज सॉलिड एविडेंस इन द इंटरव्यू डाटा दैट द डिजिटल लाइब्रेरी हैज़ ए फेवरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द स्टूडेंट। ठीक है, इस टाइप से इनकी कंक्लूजन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मैं इतना पढ़ने की जगह पे मैंने क्या करा है, एक पीडीएफ एआई पे ये पीडीएफ अपलोड कर दी और मैं यहाँ एक प्रॉम्प्ट चलाऊँगा, प्रॉम्प्ट लिखूँगा राइट द कंक्लूजन ऑफ दिस पेपर। ठीक है, मैंने यहाँ केवल प्रॉम्प्ट लिखा, एआई ने क्या करा कि ऑलरेडी ये प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। देखो, जो चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है उसको इसने क्या करा, वो लिख के दे दिया द कंक्लूजन इसका क्या है। तो अगर आपको कोई चीज़ पीडीएफ के थ्रू आपको गो थ्रू करनी पड़ रही है, उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, pdf.ai का यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो कि इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, मेरे को कहीं भी पढ़ना नहीं पड़ा, मैंने केवल वही चीज़ पढ़ी जो मुझे ज़रूरत थी, जैसे इसका कंक्लूजन। अब ज़रा इसमें देखना कि इसमें और इसमें बहुत अंतर है। अंतर क्या है, द फाइंडिंग्स शोड दैट स्टूडेंट रिगार्डेड द, ठीक है, द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी इंडिकेट दैट, तो सेंटेंस रिफ्रेज हो गया है। और जब भी आप अपना पेपर लिखते हो या सिनॉप्सिस लिखते हो तो आपने प्लेगरिज्म का वर्ड सुना होगा। प्लेगरिज्म क्या करता है, प्लेगरिज्म इन द सेंस आपने किसी की लाइन को कॉपी पेस्ट मार दिया है, उसे हम प्लेगरिज्म कहते हैं। तो उस प्लेगरिज्म से बचने के लिए आप क्या करते हो, pdf.ai टूल का यूज़ करके ऑलरेडी ये अपनी लैंग्वेज में आपको क्रिएट करके दे देगा
जिसे हम रीफ्रेजिंग कहते हैं। रिफ्रेजिंग यानी कि ये वाली लाइन जो है इससे मैच नहीं होगी, ठीक है, ये वाली लाइन इससे मैच नहीं हो रही है, लेकिन जो ये मैसेज कन्वे करना चाहता है ये पेपर, उसको हमने अपने लैंग्वेज में लिख दिया। मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था कि आप जब भी लिटरेचर रिव्यू लिखोगे, ठीक है, यहाँ आप जो भी लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो, लिटरेचर रिव्यू के पॉइंट के अंदर सेकंड वाला 1.2 जो पॉइंट है, इसके अंदर जो भी ये लिटरेचर रिव्यू लिखोगे तो आपको खुद से टाइप नहीं करना है। उसी जगह पर आप केवल सिंपली क्या करोगे, यहाँ से पीडीएफ को अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद में उसे लिख दोगे कि कंक्लूजन मुझे लिख के दिखाओ। अब देखो, इससे मैं कई सारी चीज़ें पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज़ डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रॉम्प्ट चला दिया, प्रॉम्प्ट ने क्या करा, इसको ही इसके पेपर के अंदर जो भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे एक अपनी तरफ से रिफ्रेश करके दे दिया कि डिजिटल लाइब्रेरी देखो कहीं भी ये मैच लाइन नहीं होगी, होगी तो ये उठा के मतलब सेम एग्जैक्ट नहीं दिखेगा। इसने इतना सारा कंटेंट यूज़ करने के बाद में उसको समराइज़ करके ये दे दिया। तो आपको कंटेंट खुद से नहीं लिखना है, आप जो ऑलरेडी पेपर पब्लिश हो चुके हैं उनके थ्रू पीडीएफ एआई टूल का यूज़ करके ऑलरेडी आप कई सारा कंटेंट अपने आप बना सकते हो। मेरा pdf.ai का सिखाने का बस मेन चीज़ यही है। अब जैसे कि मान लो मैं एक पेपर जनरेट, मैंने आपको बताया, तो मुझे अपने ही पेपर का जैसे मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन पार्ट पॉइंट डाल दिया, उसके बाद मैंने ये डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर ही बता दिया आपको कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या है। उसने पीडीएफ को पढ़ा, पीडीएफ को पढ़ने के बाद में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस मेरा काम इतना है कि मैं अपनी चीज़ें एआई के थ्रू बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे ही इसका, अब जैसे सेकंड स्टेप मैंने बताया था आपको, सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, आपका लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू करने के लिए आपका, ठीक है, ये तो 1 पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट आपका लिटरेचर रिव्यू। पहले पॉइंट का मैं बता दूंगा, गिव मी लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू देखो इसने अपने आप ही जनरेट करा जो इसके अंदर लिखा होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो मुझे ये कॉपी पेस्ट ही करना है, लेकिन पढ़ना भी है कि वो एक्चुअल में बात क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू मेरा बन के आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कॉपी करा। सेकंड चीज़, मेरा लिटरेचर रिव्यू एक बन के तैयार इस पेपर का, जो इस पेपर के अंदर डिटेलिंग हुई है, जैसे उसमें 2 पेपर्स की बात करी गई होगी, तो उसने 2 पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू मुझे ऑलरेडी लिख के दे दिया है। जैसे कि पहला पेपर आपका ये है 2002 में जो पब्लिश हुआ था, एक 2011 वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने लिटरेचर रिव्यू भी लिखवा सकते हो। अब जैसे कि थर्ड पॉइंट इसका क्या था, देखो थर्ड पॉइंट हमारा मैंने बताया था आपको कि थर्ड पॉइंट क्या रहता है आपका, थर्ड आपका रहता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, मैंने केवल सिंपली क्या करा यहाँ लिखा, टेल मी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ दिस स्टडी, ठीक है। तो इसमें ये क्या करेगा, अपने आप ही टाइपिंग करके दे देगा। आपको कुछ नहीं करना, बस बेसिक चीज़ें पढ़नी है और समझना है, इसको इससे रिलेट कराना है और आपको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी, एंड उसके बाद में जो आप पॉइंट लिखना चाहते हो उसके अंदर लिख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिटरेचर पे लिख दिया, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, ये लिख के आ गया। द प्रॉब्लम एडेड इन दिस स्टडी नीड टू इन्वेस्टिगेट द परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स रीडिंग फ्रॉम ए डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपके आ गए, आप अपना इसको थोड़ा पढ़ के क्या क्या आप पॉइंट्स लिख सकते हो अपनी तरफ से वो भी लिखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एआई का टूल इसलिए बताया, मेरा मेन केवल आज का जो था कि मेरे को सेशन लेना है वो इस चीज़ पे लेना है कि आप किस तरीके से अपना टाइम बचा सकते हो। कुछ बच्चों का केवल ये डिसाइडेड था कि अरे यार लिखना पड़ेगा, टाइपिंग करनी पड़ेगी, नहीं, जो ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है उसको रिफ्रेजिंग करो, पढ़ो, और अलग अलग जगह से जहाँ जहाँ कंटेंट आपको मिल सकता है वहाँ वहाँ आप अपना कंटेंट रिफ्रेजिंग करो, कुछ भी करो, तो वह आपको कंटेंट टाइप नहीं करना पड़ेगा, लिख के ऑलरेडी मिलेगा।
तो pdf.ai का यूज़ ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना सिनॉप्सिस बना सकते हो। सेकंड पॉइंट आपका मेरा था कि AI pdf.ai का आप किस तरीके से यूज़ करोगे। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा। अब जैसे कि आपको क्या होता है, समराइज़ मैंने बता दिया, ये कंप्लीट आपका। आपको कैसे रिसोर्सेज ढूंढने हैं वो मैंने बता दिया। थर्ड है आपका हाउ टू मेक गूगल फॉर्म फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा एंड हाउ टू ऐड दोज रिजल्ट इन आवर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसको मैं कल परसों या जब भी मेरे को इन फ्यूचर टाइम मिलेगा, या फिर मैं शॉर्ट वीडियो दे दूँगा, क्योंकि गूगल फॉर्म को बनाना बहुत टिपिकल चीज़ है। टिपिकल इन द सेंस कि उसको ढूंढना पड़ता है पहले। कंटेंट आप पर्सनली जब बनाओगे तब मैं गूगल फॉर्म बनाना स्टार्ट बता दूंगा। अब मेरा मेन जो है वो आज का वो है AI टूल का यूज़। जैसे गूगल बार्ड हो गया, बिंज AI हो गया और चैट जीपीटी हो गया 3.5 वर्जन। हम इनका यूज़ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मैं सिंपल सा देखो एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि गूगल बार्ड मैं सर्च करूँगा, गूगल बार्ड, ठीक है। गूगल बार्ड मैंने ओपन करा। गूगल बार्ड इज़ लाइक कि आजकल हम बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हैं, चैट जीपीटी ये सब वो सब। नॉर्मल बच्चे नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है। आप इन तरीक़ों का बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपली वे में कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने टाइटल चूज़ कर लिया, आप सिंपली लैंग्वेज लिखो, आई हैव चोजन ए टाइटल, टाइटल ऐसे कि डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। फिर डॉट लगाओ, आई हैव टू राइट ए synopsis फॉर दिस टाइटल, ठीक है। फिर डॉट लगाओ, क्योंकि पहली लाइन आपकी कंप्लीट होगी कि मैंने एक टाइटल चूज़ करा हुआ है डिजिटल लाइब्रेरी। उसके बाद में मैंने मुझे एक इसके ऊपर synopsis बनानी है इस टाइटल के ऊपर। प्लीज़ राइट सम स्टेप्स फॉर दिस, ठीक है। केवल आप एंटर करो। उसके बाद में गूगल बार्ड क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा कि आपने डिजिटल लाइब्रेरी चूज़ करी टाइटल, उसके ऊपर आपको सिनॉप्सिस लिखनी है। तो सिनॉप्सिस लिखने के लिए आपको कुछ स्टेप्स की ज़रूरत है, जो कि मुझे नहीं पता है, लेकिन आप मुझे बताओ। तो उसने क्या करा, गूगल बार्ड ने आपको बता दिया। जैसे कि आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम और कॉन्सेप्ट ऑफ ए डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या लिखोगे वो सब चीज़ें इसने बता दी। प्लस इसमें ट्रांसफर्टिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है डेटा लाइब्रेरी का, ठीक है। इस तरीके से इसने अपने आप ही बता दिया कि ये स्टेप्स आप यूज़ करोगे अपने डिजिटल लाइब्रेरी को पेपर को बनाने के लिए। इसमें एक ड्राफ्ट की भी चीज़ होती है, ड्राफ्ट 1 2 3, यानी कि जैसे हम पेपर लिखते हैं, पेपर लिखने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसी तरीके से इसने जो आंसर दिया है उसको लिखने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है। सेकंड तरीका आप यूज़ कर सकते हो ये, कि आप पहले मेन टॉपिक के बारे में बात करिए, जो कि आपके डिजिटल लाइब्रेरी है, कि ओवरऑल इसका पर्पज़ क्या है डिजिटल लाइब्रेरी का, ठीक है, और किस टाइप को इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज में अवेलेबल करा सकते हो आप। दूसरा, आप डिफाइन द टारगेट ऑडियंस फॉर योर डिजिटल लाइब्रेरी, कि आपके डिजिटल लाइब्रेरी के और टारगेट ऑडियंस क्या हो सकती है, यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी कौन कौन लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इसने मुझे कुछ स्टेप्स बता दिए कि मुझे ये चीज़ें करनी है। अब देखो, मुझे लिखना नहीं है, मैं केवल क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा राइट सम कंटेंट फॉर द पॉइंट। पॉइंट किसके लिए, 1 के लिए लिख के दिखाओ मुझे, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे इसके लिए इस टाइटल के अंदर कुछ लिखना है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लिख के दिखाओ। तो मैंने बता दिया राइट सम कंटेंट फॉर द पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या करा ऑलरेडी, जो पॉइंट नंबर मैंने बताया कि आइडेंटिफाई द मेन टॉपिक और थीम ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर जो भी कंटेंट लिखे जा सकते हैं उन्हें आप मुझे बताइए। तो इसने मुझे कंटेंट अपने आप लिख के दे दिया, ठीक है। इसे हम AI का यूज़ करके बहुत सारा कंटेंट अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिजिटल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे को आई, जैसे कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, मतलब उसका किसका, डिजिटल लाइब्रेरी सिनॉप्सिस का, ठीक है। तो जैसे डिजिटल लाइब्रेरी का लिखना है, तो मैं एक न्यू चैट खोलूँगा, यहाँ से न्यू चैट, राइट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ माई
synopsis, my synopsis, which is have um, on the title digital library. Okay, देखो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने उसे केवल इतना बोल दिया कि इंट्रोडक्शन के अंडर जो भी चीज़ें लिखनी है आपको डिजिटल लाइब्रेरी के टाइटल के लिए, मेरी सिनॉप्सिस के लिए, तो आप मुझे लिख के दे दो। आपको कुछ नहीं करना है, आप कॉपी करना है, रिव्यू भी करना है, पढ़ना भी है इसको कि क्या ये ठीक है, उसके बाद में यहाँ पेश कर देना है, मिलेगा कंटेंट इतना सारा। ओके, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। अब जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, सेकंड वाला मैंने आपको बताया, फिर दोबारा बता रहा हूँ। सेकंड वाला मेरा क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, लिटरेचर रिव्यू लिखना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा, इसी पे नाउ राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर पार्ट ऑफ दिस सिनॉप्सिस। इसमें मेरे को बार बार सेम चीज़ नहीं लिखनी है, क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने प्रॉम्प्ट चलाया है वो ऑलरेडी यहाँ से डाटा कैप्चर करके केवल मैंने ये लिखा नाउ राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर पार्ट ऑफ दिस सिनॉप्सिस। सिंपल एज दैट। यहाँ रिव्यू लिटरेचर थोड़ी डिटेलिंग दे दी, उसके बाद में ऑलरेडी कितने पेपर लिखे जा चुके हैं उसने अपने आप ही लिख के दे दिया, आपको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। आप इन्हीं को मेंशन कर सकते हो अपने रेफरेंसेस में, ठीक है। तो इतने सारे आपको ऑलरेडी मिल गए, जैसे कि रेफरेंसेस देखो यहाँ ऑलरेडी इसने दे दिए कि डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर कितने पेपर्स ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। तो गूगल बार्ड का फ़ायदा ये है, एआई का आप यूज़ करो अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो आप गूगल बार्ड पे आओ, अपनी चीज़ें लिखो, वो चीज़ें आपको रेक्टिफाई करके देगा। जैसे कि मैंने लिटरेचर रिव्यू का पार्ट मेरे को कंप्लीट करना था अपना, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ लिखा मेरा जो सेकंड टाइटल आया है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से इसे कॉपी करा, ठीक है। केवल इतना ही कॉपी करना है क्योंकि वो रेफरेंसेस में चले जाएगा। इतना कॉपी करा, इसके बाद में मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने पुट कर दिया। अब मेरे को थर्ड स्टेप लिखना है। थर्ड स्टेप क्या था, मैंने बताया था आपको, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम देखो अपने आप ही लिखेगा, तो राइट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम फॉर दिस सिनॉप्सिस, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम उसने ऑलरेडी अपने आप लिख दिया, आपको पढ़ना भी है, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से। जैसे कि द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ, थोड़ी सी उसने नॉलेज दी कि डिजिटल एज में क्या हो रहा है, कि चैलेंजेस क्या फेस करनी पड़ रही है। एक तो डिजिटल कंटेंट को प्रिजर्व करना है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे मोबाइल के में जो भी डाटा होता है, कभी वायरस आ गया तो ऑलरेडी डिलीट हो गया। मान लो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ और वो डिलीट हो गया, तो आपके तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लॉस हो जाएंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिजर्व करना है। तो की चैलेंजेस जो फेस करे जाते हैं लोगों के साथ डिजिटल कंटेंट को प्रिजर्व करने के लिए, डिजिटल रिसोर्सेज को एक्सेस करने में प्रॉब्लम आती है कभी कभी। कभी कभार क्या होता है कि मोबाइल से एक्सेस नहीं हो रहा, आपका कंप्यूटर से एक्सेस कर पाएंगे, कॉपीराइट इशू रहते हैं, तो ये ऑलरेडी उसने अपने आप की चैलेंज बता दिए। आप पढ़ो, देखो कि क्या वो रिलेवेंट है कि नहीं है। जैसे दूसरा सेकंड ग्राफ मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि पहला क्या होता है, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी होती है, ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज होते हैं। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम गूगल बार से खुद ही लिखवा सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि देखो इसने क्या करा, इसने अपने आप ही समझ गया कि सिनॉप्सिस का अगला स्टेप भी ये हमसे लिखवाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिख दी कि चैलेंजेस क्या क्या फेस करनी पड़ती है लोगों से, वो लिख दिया। प्रपोज सोल्यूशन क्या होना चाहिए उसका, उसने यहाँ लिख दिया। प्लस उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इस सिनॉप्सिस का, तो इसने अपना स्टेप, अगला स्टेप अपने आप ही लिख दिया। क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू नॉलेज, यानी कि डेमोक्रेटाइज का मतलब सभी को एक्सेस प्रोवाइड होना चाहिए, केवल कुछ लोगों को नहीं। एनरिच लर्निंग एंड रिसर्च, यानी कि हमें लर्निंग को और रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो इसने अपनी ऑब्जेक्टिव अपनी हमारी सिनॉप्सिस का खुद ही लिख दिया। देखो अगला स्टेप जो हमारा था वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी था, ठीक है। तो अब अगला वाला हम रिसर्च मेथोडोलॉजी भी लिखवा सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं इसी को लिख रहा हूँ, राइट रिसर्च methodology also, ठीक है। देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी इसने खुद ही लिख दिया। पहले इसने क्या बताया कि हमने क्या करा कि हम ये जो है हम क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ कर रहे हैं। क्वालिटेटिव यानी कि हम केवल कुछ लोगों से डाटा लेंगे, वो जो डाटा हम जिन लोगों से ले रहे हैं वो अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छे हैं, तो उसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपने क्वांटिटेटिव भी सुना होगा। क्वांटिटेटिव उसे कहते हैं जिसमें नंबर्स ज़्यादा होते हैं लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कम होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम गली में खड़े होते हैं, तो मान लो 10 लोग खड़े हुए हैं, लोग कम हैं लेकिन सारे के सारे लोग क्या हैं, वो एक न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, तो ज़्यादा नॉलेज कितने होगी इन 10 लोगों को। सपोज़ दैट इन्हीं में से 10 लोग, मैंने किसी और गली में गया, 10 नंबर वहाँ पे ज़्यादा हैं लेकिन सब अपनी अलग अलग फील्ड से हैं, तो जहाँ उसे हम क्वांटिटेटिव कहेंगे, क्वालिटेटिव नहीं। क्वालिटेटिव डाटा वो होता है जहाँ पे एक्सपर्ट लोग होते हैं और नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल क्वालिटी से फ़र्क पड़ता हो। क्वांटिटी वहाँ होती है जहाँ केवल डाटा से फ़र्क पड़ता हो लेकिन क्वालिटी से नहीं, तो उसे हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी ने लिख दिया कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच यूज़ करेंगे, एकेडमिक लिटरेचर हम पढ़ेंगे, केस स्टडी पढ़ेंगे और एक्सपर्ट का ओपिनियन लेंगे, ठीक है, कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है डिजिटल लाइब्रेरी का और एजुकेशन पे, रिसर्च पे एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज पे। उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हम केस स्टडी भी पढ़ेंगे, केस स्टडी पढ़ने के बाद हम एक्सपर्ट इंटरव्यूज़ भी लेंगे, एक्सपर्ट इंटरव्यूज़ के बाद हम डाटा एनालिसिस करेंगे, डाटा एनालिसिस के बाद हम एथिकल कंसिडरेशन करेंगे कि क्या जो हमने डाटा यूज़ करा है या जिनसे लिया है वो क्या एकदम ठीक है कि नहीं ठीक है। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि हमने हमारे जो हमने स्टडी करी है उसके क्या क्या लिमिटेशंस रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे। तो इस तरीके से आप अपना पूरा पेपर लिखवा सकते हो गूगल बार से, बट पढ़ना भी है उसे कि क्या वो हमारे लिए रिलेवेंट है कि नहीं है। आई थिंक ये 2 टूल हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। जो 2 टूल मैंने आपको ये हाउ टू मेक गूगल फॉर्म और सॉरी हाउ टू यूज़ AI टूल, गूगल बार, बिंज AI भी यूज़ कर सकते हो और चैट जीपीटी भी। चैट जीपीटी से भी आप काम करवा सकते हो, जैसे गूगल बार होता है वैसे चैट जीपीटी होता है। तो चैट जीपीटी, लेकिन चैट जीपीटी क्या है वो अभी फ्री वर्जन नहीं है, 3.5 पे कम डाटा है, तो वो आपको इतना एक्यूरेट डिटेल नहीं देगा। फॉर एग्जांपल के लिए राइट इंट्रोडक्शन पार्ट, वही स्टेप्स मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। राइट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ माई सिनॉप्सिस which ऑन टाइटल डिजिटल लाइब्रेरी। मैंने केवल ये प्रॉम्प्ट लिख दिया, प्रॉम्प्ट ने क्या करा, उसको मैंने एक्सेस करा, तो चैट जीपीटी ने क्या करा कि वो प्लीज़ प्रोवाइड मी विद मोर डिटेल्स योर, अच्छा ओके, तो इसने क्या करा, इसको और चीज़ें चाहिए कि वो क्या क्या आप उसमें मेंशन करना चाहते हो, तो थोड़ा बहुत और मुझे बताओ। तो जैसे कि देखो गूगल बार ने क्या करा, इतने से प्रॉम्प्ट में सारी चीज़ लिख दी, लेकिन चैट जीपीटी को थोड़ी चीज़ें मतलब एक्यूरेट चाहिए थे। अब मैं देखो इसी से लिखूँगा, राइट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑन ऑफ माई सिनॉप्सिस, टाइटल इज डिजिटल लाइब्रेरी। फिर मैंने इस लाइन को एंड करा, डिस्कस इट्स पर्पज एंड नीड एंड लिमिटेशंस, ठीक है, बस इतना मैंने लिखा। अब ये चैट जीपीटी को समझ में आ गया है, तो चैट जीपीटी ने क्या करा, इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखा है वो ज़रा देखना। इंट्रोडक्शन लिखा उसने थोड़ा सा, उसके बाद में उसने इसके पर्पज़ की बात करी होगी, नीड की बात करी होगी, प्लस लिमिटेशंस की बात करी होगी। इंट्रोडक्शन थोड़ा लिखा, इन एरा डोमिनेटेड, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा, उसके बाद में थोड़ा पर्पज़ लिखा, पर्पज़ लिखने के बाद नीड लिखा, नीड के बाद में आपका लिमिटेशंस लिखा। तो इस तरीके से आप अपना कंटेंट क्रिएट करवा सकते हो, बट ध्यान रखना कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स ये हैं कि आप इनको पढ़ोगे नहीं तो आप कुछ भी कंटेंट कॉपी पेस्ट मत मारना, आप पढ़ना कि रिलेवेंट है कि नहीं है मेरे डिजिटल लाइब्रेरी या कि जिससे भी स्नॉप्सिस से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट के टाइम पे भी जब आपको बोल दिया जाए कि स्नॉप्सिस आपके एक्सेप्ट हो गए हैं,
वहाँ आप ये चैट जीपीटी, गूगल वर्ड और ये सब सारे एआई टूल्स यूज़ करके काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है। ये फिफ्थ जो है, फिफ्थ का मैं एक वीडियो डाल दूंगा कभी और बना के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वरना चीज़ें। ठीक है। तो आई थिंक कि मैंने आपको सिनॉप्सिस का बेसिस सारा बता दिया। ठीक है, कि सिनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। आपको केवल ये सब हेडिंग तैयार करनी है। ठीक है, उसके अंदर कंटेंट लिखना है अपने टाइटल का। और एक और बता देता हूँ जो लास्ट मेरा रह गया था। मैंने आपको गूगल बार्ड बता दिया है, गूगल बार्ड एआई। ठीक है। आपको चैट जीपीटी 3.5 वर्जन बता दिया है जो कि फ्री है। अब मेरा रह गया बिंज एआई। ठीक है। बिंज एआई क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट का एआई है। ये गूगल बार्ड जो है गूगल का है, बिंज एआई माइक्रोसॉफ्ट का है, चैट जीपीटी जो है ओपन एआई का है। ठीक है। अब मैं ओपन आपको बिंज एआई बता रहा हूँ। आप जब भी, जैसे कि ये होम पेज है आपका, ठीक है, यहाँ सर्च करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चैट का और एक ये आता है, दोनों सेम ही है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक करा, ये आपका बिंज एआई का चैट आ गया। ठीक है। अब मैं यहाँ से भी काम करवा सकता हूँ, जैसे कि राइट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ माई synopsis विद टाइटल डिजिटल लाइब्रेरी। केवल मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा एंड मैंने क्लिक करा, ये मेरी synopsis का टाइटल, जो जिसका टाइटल है डिजिटल लाइब्रेरी, वो आपको बना के दे देगा। इसमें क्या है, ये थोड़ा स्लो वर्क करता है। स्लो इन द सेंस, आप जब तक इस पेज पर रहोगे तब तक ये लिखेगा, अदरवाइज मैंने इसको ड्रॉप डाउन करा तो ये अभी लिखना बंद कर दिया होगा। अब देखना, ये वहीं से स्टार्ट करेगा, वहीं पे स्टार्ट करा। तो बिंज एआई का थोड़े ड्रॉबैक्स ये हैं, लेकिन बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि ये आपको रिसोर्सेज लगा के देगा। फॉर एग्जांपल मेरे को ये जैसे कि ये लाइन इसने कहाँ से फैच करी होगी या लिखी होगी, तो ये सारी चीज़ें देखो इसने अपने आप ही मेरे को इंट्रोडक्शन पार्ट लिख के दे दिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना कंटेंट क्रिएट करवा सकते हो फॉर योर सिनॉप्सिस, फॉर योर प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी चैट जीपीटी में और बिंज एआई भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये आपको मिलता है इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज में, बिंज एआई। इसके बाद में आई थिंक ये कंप्लीट है। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको कंटेंट क्रिएट करना भी बता दिया आपके सिनॉप्सिस के लिए। किसी की कोई क्वेरी आप? चलो ठीक है भाई, एंड करता हूँ मैं। थैंक यू।